नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट ने बगावत की है और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस आलाकमान की हार है कि वो सचिन पायलट को मना नहीं पाए हैं, या कांग्रेस पार्टी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां वो जो कुछ भी करती है वो अपने आप में खराब हो जाती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, ये भी कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। दरअसल ये संकट है क्या? कांग्रेस क्यों बार बार संकट में फंस जाती है? कांग्रेस क्यों पुरानी ऊर्जा से वापस नहीं लौट पाती है? इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमार केतकर साहब, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े संपादकों में से एक रहे हैं। हालांकि इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं, लेकिन हम आज उनसे बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े संपादकों में से एक से। कांग्रेस जरूर उनका एक हिस्सा है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील मैं करना चाहता हूं अपने दर्शकों से। मेरी अपील यह है कि आज के जमाने में जबकि पत्रकारिता बहुत मुश्किल हो रही है, एक तरफ गोदी पत्रकारिता है, कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है, सरकारी पत्रकारिता है, उनमें सच दिखाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सत्यहिंदी.com लगातार आपको कोशिश कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। सत्यहिंदी.com ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, आप उसका हिस्सा बने और अगर हमें आप आर्थिक योगदान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राजस्थान में जो संकट हो रहा है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका चैनल पॉपुलर हो रहा है। बहुत बहुत लोग मुझे फोन भी करते हैं। थैंक यू इसके लिए नहीं कि मैं आपके चैनल पे आया हूं, मैं कह रहा हूं, जी मैं एक्चुअली जानता हूं कि मुझे बहुत सारे फोन आते हैं। जी, मतलब आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो यशस्वी हुआ है और उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि थैंक यू जैसा सर। आपने कहा अभी मीडिया पूरा मोदी कंट्रोल होता है। मीडिया तो एक मोदी सरकार का डिपार्टमेंट हो गया है, जी जैसा आजकल जुडिशरी भी मोदी सरकार का डिपार्टमेंट हो गया ऐसा लगता है। जी, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, मीडिया, सीबीआई, एनआईए, ये सब तो मोदी सरकार के डिपार्टमेंट जैसे लगते हैं। और जी ये तकरार जब है समाज में, तब आपका ये चैनल सत्य ये बहुत आवश्यक है। और अभी आपके सवाल के बारे में, जी, राजस्थान, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले इस भूल से बाहर आना चाहिए जी, कि वाजपेयी, आडवाणी, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इस तरह के ओपोनेंट को वो नहीं फेस कर रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी है अलग, completely another type of politician. In fact, he is not a politician. He is more like a robot driven by some kind of energy, which is different, an image-driven energy. और Congress is a very good party, a very progressive, simple party. It thinks only in terms of conventions. जैसा जो परंपरा है पॉलिटिक्स की, वो परंपरा में काम करते हैं कि अभी इलेक्शन है, उसका ऐसा करना पड़ेगा, अभी कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ेगा। ये जो सब चीजें हैं, कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से चर्चा, इंटरव्यूज, ये सब कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है जो अपने देश में 65-70 वर्ष चलता रहा। वाजपेयी के जमाने में भी चलता रहा, जनता पार्टी के जमाने में भी चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब से कैंपेन उनका शुरू किया 2013 से, और जब वो 2014 में आ गए, तब से पॉलिटिक्स का नजर बदल गया है पूरा। कंप्लीट पैरामीटर्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी have changed, or that Congress has to take into account, because they are not fighting a politician, they are fighting a messiah image created by Modi himself and by the entire media, social media, regular media, and his continuous attention. You must have noticed, आपने देखा होगा कि मोदी जितनी मीडिया की फिक्र करता है, वो केदारनाथ की गुफा में हो या प्लेन में हो या कहाँ भी हो, वो मीडिया की तरफ कंटिन्यूअसली देखता है। मुझे तो लगता है उसको गवर्नेंस से ज्यादा मीडिया से इमेज कौन सी जा रही है उसके बारे में वो ज्यादा चिंता करता है। चाइना का क्या हो रहा है उससे भी ज्यादा वो अपनी मीडिया में कैसी इमेज दिखाना चाहता है। इसके लिए लेह लद्दाख में जाते टाइम भी
वो पूरा मीडिया लेके उधर गया था, ऐसा कोई जाता नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लड़ाख गए हैं और सियाचिन गए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी गए हैं, लेकिन किसी ने इस तरह का मीडिया मैनेजमेंट किया नहीं था। लेकिन मोदी को हमेशा मुझे लगता है एक अनकॉन्शियस डर है कि मेरी मीडिया इमेज खत्म हो जाएगी तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि वो इमेज ही है। जैसा मार्शल मैक्लुहान ने कहा था, मार्शल मैक्लुहान एक बड़े मीडिया थियरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि मिरर के सामने से जब आप हट जाते हैं तब मिरर में भी नहीं आप देखते, आप दिखाई नहीं पड़ते मिरर में भी, जब मिरर से हट जाते हैं तो यही प्रॉब्लम मोदी जी का है। वो मिरर से जब हट जाते हैं तो पूरे मिरर से ही जाएंगे, मतलब लोगों से जाएंगे, समाज से जाएंगे, पॉलिटिक्स से जाएंगे और पावर से जाएंगे। ये उनको एक इनसिक्योरिटी की भावना है, डर है। जी, has to learn to fight the media management, image built by media management, not only conventional politics. Conventional politics तो चलता रहेगा। जी जी जी। तो राजस्थान में जो हुआ है, जी नहीं, राजस्थान में जो हुआ है वो क्राइसिस मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो हुआ है ऐसी चीजें कांग्रेस ने बहुत दफा, बहुत पहले 1969 में भी कांग्रेस टूट गई थी, 1977 में टूट गई थी, 1980 में टूटी थी। आपको मालूम है देवराज अरस ने इतना चिकमगलुरु में इंदिरा गांधी का प्रचार किया, लेकिन बाद में देवराज अरस ही कुछ बाहर पड़े, शरद पवार 99 में बाहर पड़े। कांग्रेस को इस तरह से लोग छोड़ के जाना या पावर के लिए, एम्बिशन के लिए आगे बढ़ना है, कांग्रेस को मालूम है। कांग्रेस ने 1907 से लेकर आज तक इस तरह के संघर्ष झेले हुए हैं। तो मुझे लगता है राजस्थान का संघर्ष ऐसा नहीं है कि ये आपने जैसा कहा कि अस्तित्व का संघर्ष है, वैसे है, लेकिन अस्तित्व का संघर्ष मुझे लगता है 2014 से शुरू हुआ। ये तो उसका एक भाग है, एक नाटक का एक अंक है, लेकिन एक्चुअल प्ले शुरू हुआ 2014 26 में से। आपने कई सारी बातें एक साथ कर दी हैं, लेकिन मैं जो पहले कांग्रेस पर आता हूं, आपने 67 का उदाहरण दिया, आपने 99 का उदाहरण दिया, आपने शरद पवार का उदाहरण दिया, देवराज अरस का उदाहरण दिया। कांग्रेस 69 में भी टूटी, कांग्रेस 78 में भी टूटी, कांग्रेस जो है उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और राजीव गांधी की झगड़ा वो उस वक्त भी टूटी, अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी वो लोग भी निकले। लेकिन ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की राजनीति में बहुत प्रभुत्ववादी थी, हेजेमोनिक पार्टी थी। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मार्जिन पे दिखाई पड़ती है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो 303 से ज्यादा सीटें, यानी आज की तारीख में हेजेमनी बीजेपी के पास है, बीजेपी प्रभुत्ववादी पार्टी है। तो ये टूटन अगर होगी तो ये ज्यादा कमजोर करेगी कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए दोबारा खड़ा करने में दिक्कत पैदा करेगी। ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है। तकलीफ तो जरूर होगी, तकलीफ जरूर होगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। और आपका ये भी कहना बराबर है कि 69 का संघर्ष, 99 का संघर्ष, उसके पहले 78 और 77 का संघर्ष, इससे ये अलग है। ये तो बात एकदम सही है कि ये संघर्ष अलग है और ये संघर्ष बहुत कठिन भी है, सिर्फ अलग नहीं है, ये कठिन भी है, ये भी बराबर है। लेकिन कांग्रेस हर एक संघर्ष से ही आगे बढ़ेगी। कांग्रेस में संघर्ष नहीं था, यही प्रॉब्लम था। कांग्रेस एक लोगों के दिल में एक स्टेटस को इस पार्टी, स्थितिवादी पार्टी बन गई थी। तो अभी ये संघर्ष आ गया, वो अच्छा है। मुझे लगता है जो संघर्ष आता है वो संघर्ष को लड़ते हुए ही आप आगे जा सकते हैं। संघर्ष नहीं है तो आप स्थितिवादी बन के वही रहते हैं। जरूर कठिनाई है, जरूर बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अस्तित्व की लड़ाई है, ये भी पार्टली सच है, पूरा सच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल क्राइसिस में नहीं रहेगा। कांग्रेस का अस्तित्व के लिए उनको लड़ना पड़ेगा और कांग्रेस वाले लड़ेंगे। अभी एक बात ध्यान में रखो कि हर एक कांग्रेस वाला इस लड़ाई के मोड में नहीं रहता, उनको उसके हैबिट ही नहीं है। कांग्रेस वालों को लड़ने की हैबिट नहीं है, कांग्रेस वालों को पारंपरिक पॉलिटिक्स करने की हैबिट है। तो वो इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, नहीं तो दूसरी पार्टी कोई जीत रही तो उसके साथ नेगोशिएशन करेंगे। अभी पारंपरिक संघर्ष नहीं चलेगा, अभी पारंपरिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अभी यू हैव टू कन्फ्रंट अ पर्सन लाइक नरेंद्र मोदी एंड मोर देन पर्सन, इमेज लाइक नरेंद्र मोदी। इसके लिए मुझे लगता है संघर्ष कठिन है, लेकिन ये संघर्ष आया, ये मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये संघर्ष से कांग्रेस पूरी अंदर से हिल जाएगी कि सिंधिया भी जाता है, सचिन पायलट भी जाता है। लेकिन एक पॉइंट मैं कहता हूँ, जो सचिन पायलट को बहुत बड़ा हीरो बना रहे हैं बीजेपी वाले, वही बीजेपी के खिलाफ सचिन पायलट ने 2 इलेक्शन लड़े अभी मोदी आने के बाद के। और वो इलेक्शन में आप सचिन पायलट के स्पीचेस पढ़ो
वो बीजेपी को कम्युनल पार्टी कहते हैं, मेजोरिटेरियन पार्टी कहते हैं, हुकुमशाही पार्टी कहते हैं, मोदी के पूरे कम्युनल एजेंडा के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, और अभी बीजेपी उनको हीरो कह रही है। मतलब बीजेपी का अपॉर्चुनिज्म समझ सकते हैं कि बीजेपी कुछ भी करेगी, लेकिन वो सवाल नहीं है। लेकिन सचिन को बीजेपी की मदद लेना बहुत मुश्किल होगा, और ये क्राइसिस सचिन को फेस करना पड़ेगा कांग्रेस से भी ज्यादा, क्योंकि सचिन को अभी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा कि आइदर ही इज डिपेंडेंट ऑन बीजेपी or joins Congress again with a considerable amount of downfall and humiliation. तो ये प्रॉब्लम सचिन को होगा, कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस just gives up सचिन. Sorry to say, Sachin was a darling of Rahul Gandhi, Sachin was a darling of Congress, Sachin was a darling of Rajasthan Congress. इसके लिए तो उनको 26 उम्र में एमपी बनाया, 32 उम्र में उनको कैबिनेट में मंत्रिमंडल में लिया केंद्रीय, और उसके बाद इतना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लिया. मुझे नहीं लगता है पर्सनल एम्बिशन आदमी की कहाँ जा सकते, वो जरूर चीफ मिनिस्टर होता था. मुझे तो लगता है वो जरूर चीफ मिनिस्टर होता था, जिस तरह मैं मानता हूँ शरद पवार के बारे में भी जी. 99 में शरद पवार नहीं जाते बाहर तो बाय 2004 ही वुड हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर. लेकिन उनको भी जल्दी आई थी 98 के डिफीट के बाद, 98-99 के वाजपेयी के फर्स्ट गवर्नमेंट का एक वोट से जब हार गए, तब उनको लगा अभी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी हो गई. मुझे लगता है एम्बिशन destroys politician, and they must be properly careful about whether their ambition is driving them or their ideology is driving. बिल्कुल. आपने कहा डार्लिंग थे सचिन पायलट, तो डार्लिंग नाराज क्यों हो गए? एम्बिशन की वजह से या कुछ और भी कारण है? नहीं, मुझे नहीं लगता और कोई कारण है. मुझे बिल्कुल नहीं लगता और कोई कारण है. उनको लगता है कि उनको ये लगता होगा, और एम्बिशन वाले लोगों को लगता है कि अपना जो स्टेटस है, अपना जो स्टेटस है, अपनी जो एक्चुअली औकात है, उसका हिसाब करके आपको न्याय नहीं मिल रहा है, उसको देख के आपको न्याय नहीं मिल रहा है. लेकिन जब जैसा देवराज, मैंने कहा ना, देवराज ये सब कांग्रेस से बाहर है, मोरारजी देसाई कांग्रेस से बाहर है, चरण सिंह कांग्रेस से बाहर है, देवराज कांग्रेस से बाहर है, शरद पवार कांग्रेस से बाहर है, यशवंतराव चौहान कांग्रेस से बाहर है, ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस से बाहर है. ये सब कांग्रेस से बाहर आए, तब सबको लगता था कि इंदिरा गांधी की वजह या राजीव गांधी की वजह या किसी वजह हमको हमारा ओरिजिनल डिजर्विंग स्टेटस नहीं मिलता है. ये जब सेल्फ इमेज, सेल्फ परसेप्शन, जब एक्चुअल परसेप्शन के लिए बीच में गैप पड़ जाती है, एक्चुअल परसेप्शन एंड सेल्फ परसेप्शन में जब गैप आती है, तब ये क्राइसिस होता है. मुझे लगता है, मुझे तो सचिन की करुणा आती है, क्योंकि सचिन जरा भी ठहरते तो उनको बहुत बड़ा रोल पॉलिटिक्स में मिल सकता था, सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश में. लेकिन सचिन ने जल्दबाजी की, एम्बिशन की वजह जल्दबाजी की. मुझे लगता है ये क्राइसिस जितना अस्तित्व का संघर्ष आप कहते हैं कांग्रेस का है, मुझे लगता है सचिन के लिए वो बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. बट सर, सचिन के जो फादर थे राजेश पायलट, वो भी बहुत इम्पेशेंट थे. जब वो नरसिम्हा राव के कैबिनेट में थे तो उस वक्त भी कई बार ऐसा लगा जैसे नरसिम्हा राव की इच्छा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, चाहे कश्मीर का मसला हो. और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ने की कोशिश की. तो क्या सचिन ने अपने पिता से वो इनहेरिट किया है, वो एम्बिशन, वो महत्वाकांक्षा, वो सत्ता के शिखर में पहुंचने की चाहत? नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस में इम्पेशंस होता है, राजेश पायलट में भी होता है, बहुत सारे. अभी भी कांग्रेस में बहुत ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए या उधर के लोकल नेता हो गए कि जिनको एम्बिशन है और एम्बिशन के लिए वो इम्पेशेंट है. मुझे तो लगता है संजय निरुपम का भी केस है, वो भी इम्पेशेंट है, मिलिंद देवरा भी इम्पेशेंट है. इम्पेशेंस है, लेकिन वो इम्पेशेंस आप किस तरह से उसका आविष्कार करते हैं, वो इम्पेशेंस आप किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इम्पेशेंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, कुछ तो संयम चाहिए. तो वो इम्पेशेंस, जब एक बॉर्डर होता है, रूबिकन बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो रूबिकन उन्होंने क्रॉस कर दिया है, और वो इम्पेशेंस शायद राजेश से आया होगा, लेकिन राजेश पायलट ने वो इम्पोशंस की जो सीमा रेखा थी वो नहीं क्रॉस की, वो उधर ही रहे. उनको भी लगा होगा कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन उन्होंने वो सीमा कभी भी छोड़ी नहीं, इम्पेशंस होते हुए भी उधर रहे. और ऐसे बहुत लोग हैं कि जो मानते हैं कि सोनिया और राहुल आर नॉट प्रॉपर लीडर्स और हमको चाहिए. तो मुझे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल भी बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं कि पहले इनको दोनों को हटाओ, बाद में कांग्रेस सुधर जाएगी. मैं उनको पूछता हूँ, ठीक है, इनको दोनों को हटाओ, प्रोग्राम क्या रहेगा, आइडियोलॉजी क्या रहेगी, वर्किंग रिलेशनशिप क्या रहेगी? ऐसा दूसरा कोई भी नेता कांग्रेस में है कि जो नेशनल लेवल पे जाके, अभी कहते हैं कि राहुल गांधी डायरेक्ट मोदी के ऊपर टीका करते हैं, तो टीका करनी नहीं चाहिए.
मुझे तो लगता है राहुल गांधी मोदी के ऊपर टीका करते हैं, वही करनी चाहिए कि मैंने जैसा कहा कि राहुल is attacking Modi because Modi is a different politician. Modi is not Vajpayee. वाजपेयी के ऊपर इस तरह की टीका हो नहीं सकती थी। वाजपेयी अलग थे, अच्छे थे बुरे थे नहीं मैं कहना चाहता, क्योंकि वाजपेयी के खिलाफ भी मैं बहुत सारे एडिटोरियल मेरी लाइफ में लिखा है, लेकिन वाजपेयी वाज अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, मोदी इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन। इसके लिए जब मोदी के ऊपर राहुल टीका करते हैं वो करेक्ट है, मोदी के ऊपर ही करनी चाहिए, और वो मोदी और शाह के ऊपर करते हैं। मुझे लगता है उसी से आपको फोकस मिलेगा पॉलिटिक्स का। ये बीजेपी के ऊपर टीका नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे एमपीज और एमएलए उनके लीडरशिप के ऊपर नाराज है, मोदी और शाह के ऊपर नाराज है। इसका एक एग्जांपल महाराष्ट्र में आया, नाना पटोले पार्टी छोड़ गए, और जब उन्होंने छोड़ा तब कहा मैं दादागिरी मोदी साहब के नहीं सहन करूंगा। तो ये भावना बहुत लोगों में है, लेकिन सब लोग डर, जैसा इम्पेशंस की सीमा रहती है, डर की भी एक सीमा रहती है, कब डर क्रॉस करेंगे ये मालूम है। बिल्कुल। चलिए, आपने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का जिक्र किया, बहुत अच्छा आपने उसका बयान किया है। राहुल गांधी के बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी इस तरीके से मोदी पर हमले करेंगे, सीधे हमले करेंगे, चीन के मसले पर हमले करेंगे या कोरोना पे हमले करेंगे, तो दरअसल वो मोदी को मजबूत करते हैं, क्योंकि मोदी उस चीज को अपने फेवर में भुना लेते हैं। वो लोगों के सामने विक्टिम के तौर पर अपने आप को पेश कर लेते। देखो, मैं तो देश के लिए लगा हुआ हूं, मैं तो सरहद पे भारत को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मेरे ऊपर अटैक करते रहते हैं। इनके पास कुछ और प्रोग्राम नहीं, सिर्फ मुझ पर अटैक करते हैं। क्या ये खतरा है कांग्रेस के पास, या राहुल गांधी की स्ट्रेटजी में ये कमजोरी नजर आती है? नहीं, मुझे लगता है ये थियरी है। ये थियरी ऐसी है कि जब आप अपोजिशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करोगे तो अपोजिशन स्ट्रांग हो जाएगा। आशुतोष, आपको जरूर याद होगा, यही एग्जैक्टली सेम पॉइंट हैपेंड ड्यूरिंग 1977 एंड 79। इंदिरा गांधी हार गई थी। इंदिरा गांधी हारने के बाद सिर्फ हार ही नहीं गई थी, पार्टी फिर से टूटी। उनके जब आए थे 153 मेंबर्स इलेक्ट होके आ गए थे, हारने के बाद पार्टी फिर से टूटी और उनका नंबर 70 के आसपास आ गया। अभी कांग्रेस 52 है, तो उनका नंबर भी 70 के आसपास आ गया था। तब भी जनता पार्टी कॉन्स्टेंटली इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक करती रही, कॉन्स्टेंटली। और तब भी ये मुद्दा आया कि अभी जनता पार्टी शुड कॉन्स्टेंटली अटैक इंदिरा गांधी और नॉट, क्योंकि इंदिरा गांधी बड़ी हो जाती है, उसके वजह इंदिरा गांधी बड़ी नहीं हुई। इंदिरा गांधी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली अटैक जनता पार्टी। आपको याद होगा जिस तरह उनका अरेस्ट का एफर्ट हुआ, जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह वो बेलची में गई, जिस तरह उन्होंने चिकमंगलुरु में लड़ाई दी, इंदिरा गांधी ने भी वही किया जो अभी आज राहुल करते हैं। और ये लड़ाई ऐसी इसी तरह करनी पड़ेगी। फर्क इतना है कि मोदी जी के साथ करने की लड़ाई ये अलग तरीका है। ये वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, अडवाणी, वीपी सिंह इस तरह की नहीं है। अभी मुझे तो लगता है कि राहुल ने वो पहचान लिया है। अभी एक ही सवाल मैं आपको पूछता हूँ जी, राहुल तो गलती कर रहा है, राहुल तो प्रॉपर लीडर नहीं है, राहुल इफेक्टिव लीडरशिप नहीं पार्टी को देता है, राहुल बांध नहीं सकता। ये टीका सिर्फ कांग्रेस के बाहर के लोगों की नहीं है, कांग्रेस के अंदर के लोगों की भी है, कोई बहुत लोगों की टीका है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी वो प्रेसिडेंट नहीं है, फॉर्मली एटलीस्ट, टेक्निकली एटलीस्ट फॉर लास्ट मोर देन 1 ईयर। फिर भी राहुल एक ट्वीट करेगा तो जयशंकर से लेकर सब उसके ट्वीट के पीछे लगते हैं। सब लोग राहुल का जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट राहुल करता है, जो ट्वीट वो कोई सार्कास्टिक रिमार्क करता है, कोई जोक करता है, तो उसके पीछे पूरी बीजेपी पड़ जाती है। लेकिन पूरी कांग्रेस राहुल के साथ खड़ी नहीं रहती है, लेकिन पूरी बीजेपी राहुल के खिलाफ जाती है और वो राहुल को ही टारगेट करती है। कांग्रेस को क्यों नहीं करती? बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर कभी टारगेट नहीं किया है। कांग्रेस के लोग अपने आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, लेकिन आप सिंधिया को लेंगे, राधाकृष्ण विखे पाटिल को लेंगे, आप सचिन पायलट को लेना चाहते हैं, आप प्रणब मुखर्जी को नागपुर में आरएसएस की मीटिंग में भेजते हैं। आपको कांग्रेस मुक्त नहीं चाहिए देश, आपको सिर्फ नेहरू फैमिली के खिलाफ आप है और एंटी नेहरूइज्म। यू हैव कन्वर्टेड दैट इनटू कैमोफ्लेज्ड इट एज एंटी कांग्रेसिज्म। कांग्रेस मुक्त देश आपको नहीं चाहिए, तो कांग्रेस वाले नहीं लेते। आप आपके कर्नाटक में हो या मध्य प्रदेश में हो, आपके जो 30-35 साल जिन्होंने बीजेपी की सेवा की है, बीजेपी का काम किया है, बीजेपी की कार सेवा की है, उनको बाजू में रख के अब 13-14 कांग्रेस से आए हुए लोगों को मंत्री पद देते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी में नाराजगी नहीं है, बीजेपी में बहुत नाराजगी बढ़ रही है कि कांग्रेस से आते हैं और मंत्री बन जाते हैं, हम यहाँ क्यों काम कर रहे हैं इतने बरस 20-20। और ये भी सच है कि बहुत सारे बीजेपी के लोग ने बीजेपी छोड़ी नहीं है, वो काम करते रहे हैं और उनके ऊपर नहीं अन्याय होता है। तो मुझे लगता है मोदी जब तक स्टेज पे है
पॉलिटिकल स्टेज पे है, तब तक ये बीजेपी में डर रहेगा, ब्लैकमेलिंग की फियर रहेगी। ये सब मोदी सब इंस्ट्रूमेंट्स NIA, CBI सब यूज करता है। लेकिन जब मोदी ये स्टेज पे नहीं रहेंगे तब बीजेपी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास सेकंड इन कमांड ही नहीं है। अमित शाह इज ओनली सेकंड इन कमांड, अजित डोवल इज नॉट सेकंड इन कमांड। तो क्या मोदी के स्टेज से बाहर जाने का कांग्रेस इंतजार कर रही है, या मोदी को मोदी रहते ही हराने की कोशिश करेगी? नहीं, मोदी स्टेज से कांग्रेस नहीं निकाल सकती। मोदी अब भी कांग्रेस निकाल नहीं सकती मोदी जी को। उनके पास 303 लोग हैं, लेकिन एक ध्यान में रखो, 303 इज नॉट अ बिग नंबर। और पहले उनको आए थे 282 2014 में। आपको मैं बोलता हूँ, जब इंदिरा गांधी को भी एक दफा 282 सीट्स मिली थी, आपको याद होगा 1967 में इंदिरा गांधी को 282 सीट्स, वही नंबर था। लेकिन वोट कितने पड़े थे? वोट 41% थे। जब मोदी को 282 सीट मिले तो उनको वोट 31% है। और आपको ये भी याद होगा, हर एक सर्वे क्या कहता था, हर एक सर्वे, ऑल इंडिया टुडे, आउटलुक, आप कोई भी सर्वे देखो 2014 का और 2019 का भी, लोगों को पूछते थे आप बीजेपी को वोट देंगे, तो लोग कहते थे नहीं, हम मोदी को। मतलब जो वोट जा रहा था वो बीजेपी को नहीं जा रहा था, वो मोदी को जा रहा था। मतलब मोदी वाज द पार्टी इंडिपेंडेंट ऑफ बीजेपी एंड अलोंग विद बीजेपी, बट इंडिपेंडेंट ऑफ बीजेपी आल्सो पीपल वर वोटिंग मोदी, नॉट ओनली बीजेपी। एंड मेनी वोटर्स इन देयर सर्वेज, बहुत सारे CSDS के सर्वे में भी आए हैं। तो इसका मतलब है जिन्होंने वोट दिया नहीं बीजेपी को और मोदी को, वो मोदी के खिलाफ है। 31% उनको वोट मिला, मतलब 69% खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी का स्टेबल वोट हो गया 1998 के बाद 22 to 25%। लेकिन 22 to 31 जो हो गया वो मोदी की वजह से, 25 to 31 हो गया, वो मोदी का वोट था। और 37% हो गया 2019 में, वो मोदी का वोट है। तो मतलब ये 12% वोट 25 to 37 जो है मोदी का वोट है। इसका मतलब ये है कि 37% छोड़ के बाकी 63% जो वोट है वो मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। क्योंकि उनका कैंपेनिंग, अगली बार मोदी सरकार है, अगली बार बीजेपी सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है मोदी को लोग ही हटाएंगे, कोई इलेक्ट्रल मेथड से हटाएंगे और कोई सिस्टम, इंटरनल पार्टी सिस्टम से हटाएंगे। लेकिन मोदी स्टेज पे निकालने की कांग्रेस की जरूरत नहीं। कांग्रेस अभी 2 बरस में, 1 बरस में, 3 बरस में कर भी नहीं सकती है। मोदी कुड नॉट हैंडल इकोनॉमी, मोदी कुड नॉट हैंडल कोरोना क्राइसिस, मोदी कुड नॉट हैंडल चाइना क्राइसिस। यही सब उनका जो फेल्योर है, वो फेल्योर ही उनको उधर से हटाए। बिल्कुल। आपने एक बात कहा कि मोदी, एक डर की भी एक सीमा है। राहुल गांधी ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दरअसल मैं तो अकेले लड़ रहा था। और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो अपने अपने बेटों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सच्चाई है क्या कि राहुल गांधी की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है या जो स्ट्रेटजी है, उसको कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग उसको एंडोर्स नहीं करते हैं और उस तीव्रता के साथ उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ते? ऐसा है क्या? तीव्रता के साथ ये बराबर है, क्योंकि कांग्रेस के, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता है उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, इलेक्शंस लड़ी है, संघर्ष किया है। लेकिन उनके संघर्ष की मेथड अलग थी, उनके संघर्ष का एटमॉस्फेयर अलग था। राहुल का अलग एटमॉस्फेयर है। ये सब जो लोग हैं वो आर पोस्ट 65, इवन आई एम 75, ये सब जो लोग हैं 70 के आगे, उनका जो तरीका है, उनको लगता है कि कन्वेंशनल पद्धति से जाना चाहिए। लेकिन कन्वेंशनल पद्धति से नहीं जाना चाहिए, ऐसा राहुल का मानना है। तो ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजी, नॉट आइडियोलॉजी। किस तरह से लड़ाई करना है, इसका मतभेद है। और मुझे लगता है ये मतभेद हमेशा हो सकता है। वो 1977 में हुआ था, 69 में हुआ था। ये स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है। और हर एक कांग्रेस का जो नेता है, नेक है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उनका जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी राहुल को, बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी राहुल को पसंद नहीं होगी। मुझे कोई इसके बारे में, मैंने राहुल के साथ बात नहीं की है, लेकिन राहुल का जो पब्लिक स्टेटमेंट्स है उससे मालूम पड़ता है कि उनको इस तरह की पारंपरिक स्टेडी, स्टेबल इस स्ट्रैटेजी मंजूर नहीं है। उनको लगता है स्ट्रेट अटैक होना चाहिए, और जो आदमी ने अपने ऊपर अटैक किया है उसके ऊपर ही अटैक होना चाहिए। कभी भी बीजेपी ने वाजपेयी ने कभी कांग्रेस मुक्त देश करने की भाषा नहीं की थी। और नेहरू फैमिली इज द ओनली एनिमी, इस तरह की भाषा वाजपेयी ने की नहीं थी, आडवाणी ने की नहीं थी। ये सिर्फ मोदी का प्रोग्राम है, मोदी का प्रोजेक्ट है। तो उसको भी मोदी के हिसाब से ही, मोदी की टोन में ही जवाब देना पड़ेगा। आपसे आखिरी सवाल ये है, मोदी जब बार बार ये कहते हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और लेकिन अटैक सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर करते हैं, तो क्या
नेहरू गांधी परिवार को हटाने का उनका जो मकसद है वो क्यों है? कांग्रेस को हटाने का मकसद उनका क्यों नहीं होता? क्योंकि नेहरूवियन लीगेसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेहरू के ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत लोग हैं, और वो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म होता है, इलेजिटिमेट क्रिटिसिज्म होता है, कुछ भी हो, लेकिन विदाउट नेहरू यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, बिकॉज गांधी जी का नाम लेना आसान है, बट गांधी जी डाइड इन 1948 was killed, but entire post independence era till 64, then again with Indira Gandhi, and that is all controlled by Nehruvian legacy. So Nehru is the soul of the Congress politics, the Congress ideology. That Congress ideology was secularism, democracy, liberalism, and to a great extent scientific temper. Now scientific temper and secularism goes together. So Nehru is the quintessential, Nehru एक बुनियादी विचारसरणी है, और इसके लिए नेहरूवाद जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमको कोई भविष्य नहीं है। ये बीजेपी का आज के बीजेपी का मानना है, आज के मोदी का मानना है। और मोदी, जैसा मैंने कहा, एक इनसिक्योर और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, और उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसके बारे में है कि जो पहला पंतप्रधान पंडित नेहरू, तो उनके बारे में कम से कम 500 बुक लिखे हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटरनेशनल ने। खुद पंडित नेहरू ने इतने 12-15 बुक लिखे, वो भी अभी इंटरनेशनल एडिशन में छपते रहते हैं। मुझको तो कोई कीमत नहीं है, मुझे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में कीमत है, मैं हर एक देश में जाता हूँ, बहुत लोगों को एम्ब्रेस करता हूँ, लेकिन जो स्टेटस, जो एरुडिशन, जो रिकॉग्निशन पंडित नेहरू को मिला वो मुझे नहीं मिलता है। ये उनकी एंग्स्ट है, ये उनकी खंत है, और ये जो दुख है उनका, इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कांग्रेस के सामने नहीं है, नेहरू के सामने है। इसके लिए अटैक नेहरू पे हुआ है, कांग्रेस पे नहीं। वाजपेयी ने कभी नेहरू के बारे में ऐसा अटैक नहीं किया था, क्योंकि उनको ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। वाजपेयी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था इस तरह का, वीपी सिंह को भी नहीं था। उन्होंने किसी ने भी नेहरू फैमिली के ऊपर नहीं अटैक किया, सिर्फ मोदी ने शुरू किया। ये मोदी वाज नेहरू मुक्त देश, नॉट कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस मुक्त। आपने जो बातें कही मुझे देख के याद आता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि जब निक्सन के अंदर भी एक एंग्स था कि लोग, मैंने दुनिया की पॉलिटिक्स बदल दी, मैंने अमेरिका की विदेश नीति बदल दी, लेकिन लोग अभी भी कैनेडी को प्यार करते हैं और मुझे प्यार नहीं करते हैं। वो एंग्स्ट जो जिसको निक्सन कहता है कि कैनेडी का एलीट थे, डार्लिंग ऑफ द मासेस थे, मैं तो जमीन से निकल के सामने आया हूं, इसलिए लोग मुझे वो इज्जत नहीं देते हैं। क्या ये है क्या? कुछ ये कंपैरिजन बहुत सारी बराबर है, क्योंकि जिस तरह का अटैक मोदी खान मार्केट इंटेलेक्चुअल्स, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड के प्रोफेसर, इस तरह के लोगों के पास करते हैं, और फिर भी सचिन पायलट जो फॉरेन एजुकेटेड है, खान मार्केट क्या भी हो सकते थे, उनको ही वो चाहते हैं। सिमिलरली सिंधिया भी, और सिंधिया के ऊपर राहुल ने क्रिटिसिज्म किया था, ऐसा सुना मैंने, मुझे मालूम नहीं कि वो उनके बेटे के फॉरेन जाने में तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट था डिग्री के बारे में। तो अभी ऐसे लोग, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, ये सब जिस तरह के लोगों के ऊपर मोदी क्रिटिसिज्म करते हैं, वही वो चाहते हैं। और मुझे लगता है ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश है, ये कि तुम्हारे पास हार्वर्ड है तो मेरे पास भी हार्वर्ड है, लेकिन वो मेरे अंडर रहेंगे, वो दे विल बी एनस्लेव्ड पॉलिटिकली बाय मी। ये जो एंग्स्ट है, निक्सन का वही था। निक्सन को भी यही लगा कि क्योंकि 2 दफा हारे पहले, 1960 में कैनेडी के खिलाफ हार गए, और 1968 में उनको आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बीच में कैनेडी मर गए, तो कैनेडी की इमेज बहुत ही, कैनेडी की हत्या होने के बाद कैनेडी की इमेज तो एकदम स्काई हाई हो गई। इसी के लिए निक्सन को लगता था कि कुछ भी हो, मैं कैनेडी की इमेज को नहीं डिफीट कर सकता, और वो नहीं कर सकता। हर एक बरस कैनेडी के पुण्यतिथि के बाद चर्चा रहती है। अभी इतने बरस हो गए, 1963 में वो मारे गए, अभी तक कैनेडी की इमेज है, निक्सन की नहीं है। निक्सन को अभी भी ट्रिकी डिकी कहते हैं, ट्रिकी, डर्टी ट्रिकी ट्रिक, ऐसा ही निक्सन की इमेज है। निक्सन ने कितना दुनिया बदला ये सवाल नहीं है, निक्सन की जो इमेज है, वो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, वो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्रिवन थी। और वही मोदी के बारे में भी कुछ तरफ है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि 100% कंपैरिजन कभी होती नहीं। तो क्या ये इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन है जो राहुल गांधी पर जबरदस्त अटैक होता है, और राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की जाती है, मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ, और बहुत ही पर्सनलाइज्ड अटैक राहुल गांधी।
राहुल गांधी कंप्लीट पर्सनल अटैक, जो वाजपेयी वगैरह ने कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किया नहीं। जो सब इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, लेकिन इस तरह की क्रिटिसिज्म, इस लेवल की क्रिटिसिज्म होती थी, पर्सनल क्रिटिसिज्म भी होती थी, कभी कभी वल्गर और ऑब्सीन क्रिटिसिज्म भी होती थी, लेकिन इस लेवल पे बीजेपी या दूसरी कोई पार्टी कभी भी नहीं आई थी। मोदी का सवाल यह है कि मैं इतने बरस मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, अभी 6 बरस में प्रधानमंत्री रहा, उसके पहले मैं इतना ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और फिर भी मुझे राहुल के साथ कंपैरिजन की जाती है। वो उनको बहुत एंग्स्ट है, और इसके लिए क्या होता है कि वो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग कांग्रेस, ही एंड्स अप फाइटिंग राहुल गांधी, और राहुल गांधी को उसका फायदा होता है, क्योंकि राहुल बोल सकते हैं, अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिसी नहीं किया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं कोई सेंट्रल मिनिस्टर भी नहीं था, और मैं तो रिमोट कंट्रोल नहीं था, रिमोट कंट्रोल तो सोनिया गांधी थी, ऐसे आप लोग बोलते थे, तो मुझे क्यों टारगेट करते हैं आप? और बहुत सारे मीडिया चैनल जो है, जो उनको पप्पू बनाना चाहते हैं, वो मुझे तो लगता है वो मीडिया एंकर जो है ना, राहुल के खिलाफ कंटिन्यूस कैंपेन करते हैं, बड़े बड़े नाम लेना अच्छा नहीं, वो जो है ना, उनको भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनको लगता है अरे हम इतने इंटेलेक्चुअल एंकर्स हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये परसेंटेज वोटिंग इनका माइंड ये है, उसका पॉलिसी है, ऐसा हम इंटेलेक्चुअल है, हम ये सब इंटेलेक्चुअल एंकर को लगता है राहुल क्या है, राहुल ने कुछ भी नहीं किया है, और फिर भी राहुल को स्टेटस है, हमको कुछ स्टेटस नहीं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल ये जो एंकर्स है ना, एंकर्स को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो एंकर्स को भी सुधरना चाहिए। जब सुधरना चाहिए मतलब सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे उनका सवाल है, लेकिन उनको भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको ऑब्जेक्टिव होना है, जिन्हें सत्य का, आपका जो चैनल करता है सत्य की दिशा लेनी है, तो उनको भी उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से लड़ना है। लेकिन आज के जमाने में कहाँ इंटेलेक्चुअल एंकर्स रह गए? आप इतना ऊंचा मत उठाइए, इंटेलेक्चुअल एंकर्स नहीं है अब हिंदुस्तान के अंदर। वो जो पढ़े लिखे जो संपादक होते थे या रिपोर्टर होते थे, अब वो पीढ़ी खत्म हो गई सर। एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट, लेकिन वो लोग नहीं मानते ना। नहीं, वो लोग ये नहीं मानते, वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल्स है, और सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल भी मैं भी बहुत सारे पैनल्स पे जाता हूँ, सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल एंकर होता है और सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल पैनल पे रहता है। तो वो मैच जो है ना, पैनल और एंकर ये सब खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, खुद को बहुत सारी, अरे एवरी डे इफ यू रीड पेपर्स ऑन द एडिट पेज एंड ऑप-एड पेज, हर एक एडवाइस देता है कि चाइना को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। अभी मुझे बताओ, चाइना के प्रेसिडेंट को मोदी 18 टाइम्स ही मेट, 5 टाइम्स ही वेंट टू चाइना, उनको झूला पे बिठाया अहमदाबाद में, उनको ढोकला खिलाया और श्रीखंड खिलाया, और महाबलीपुरम में उनको डोसा खिलाया। इतनी दोस्ती होते हुए भी जब चाइना ने अटैक किया, अभी क्या लिख रहे हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, क्या लिखते हैं, चाइना की रणनीति हमको समझ में नहीं आई। अरे कभी से समझ में नहीं आई, ये सब 2008 से जब अमेरिका जा नहीं सके मोदी, तब से मोदी की चाइना रिलेशनशिप है। इसी के लिए तो वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू शंघाई में बना गया, शंघाई की फाउंड्री में बना गया, क्योंकि चाइना की दोस्ती थी, और चाइना की दोस्ती के वजह हम इंडिया का पूरा नक्शा बदलने की मोदी की आकांक्षा थी। तो मोदी को ये क्यों नहीं पूछते कि आपको क्यों नहीं समझ में आया कि चाइना क्या कर रही है? अभी सब लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, आप पढ़ो, डेली आप पेपर पढ़ोगे तो बोर हो जाएंगे। अरे हर एक बता रहा है कि चाइना के साथ किस तरह लड़ना चाहिए, इकोनॉमी को इस तरह करना चाहिए, चाइना आइसोलेट हो गई है, दुनिया में चाइना आइसोलेट है, इंडिया बड़ी हो गई है, ये सब आप कहते हैं। आपने ऐप सब निकाल लिए, फिर भी बहुत सारे ऐप चालू है अभी भी, लेकिन ऐप सब निकाल लिए, लेकिन आपने जो बुनियादी चाइनीज कंपनी है उनको कुछ टच नहीं किया है। अडानी के कंपनी में $300 बिलियन है चाइना के, अपने पीएम फंड में, पीएम केयर्स फंड में चीन के फंड है, विवेकानंद फाउंडेशन जहां से डोल और बाकी सब लोग आते हैं, उधर भी चाइना के फंड है। तो आपको चाइना के बारे में भी इन लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सॉरी टू रिपीट दैट अगेन, लेकिन इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। चाइना के बारे में है, नेहरू फैमिली के बारे में है, कांग्रेस के बारे में है, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये जो है ना, ये साइकोलॉजी वाले आपको बताएंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गिव्स यू ट्रिमेंडस नेगेटिव एनर्जी, ट्रिमेंडस नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और वो नेगेटिव एनर्जी आपको ड्राइव करती है। तो ट्रिमेंडस नेगेटिव एनर्जी इज ड्राइविंग मोदी, बट दैट डजंट लास्ट लॉन्ग। नेगेटिव एनर्जी इज आफ्टर ऑल नेगेटिव एनर्जी।
थैंक यू सर इतना वक्त देने के लिए और इतनी बेबाक तरीके से बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सर। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।